हेलो एवरीवन, मैं ज्योति ओलानी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सेकेंड ईयर का फर्स्ट बुक लेके आए हैं, फर्स्ट पेपर। उसमें है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान, ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसमें है स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किया जाता है। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या होता है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम और भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखते हैं जो अपना टॉपिक है उसके बारे में। हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है? ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ले जाता है वो होता है हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, इसकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इसको डीएनए भी बोल सकते हैं, हेरिडिटी मटेरियल को। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में क्या है? इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वोवेन वीवर ने 1938 में किया था। इनके अनुसार जीवन के भौतिक व रासायनिक आधारों का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं वह आणविक जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में 1945 में किया था विलियम एस्टबरी के अनुसार। विलियम एस्टबरी ने 1945 में फिर से इसके बारे में अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जैविक वृहद अणुओं की संरचना व भौतिक गुणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे आणविक विज्ञान या आणविक जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? आनुवंशिक पदार्थ या हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डीएनए। डीएनए पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में सूचनाओं का संचरण करता है। ऑफस्प्रिंग मतलब आने वाली संतान में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, अब पढ़ते हैं डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए वंशागत पदार्थ है जिसमें किसी जीव के जनन, विकास व जीवन हेतु आनुवंशिक सूचनाएं निहित रहती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं डीएनए का वितरण। शरीर में जो डीएनए होता है कोशिका में वो किस तरीके से पाया जाता है, या जीवों में डीएनए किस प्रकार से पाया जाता है? ऑक्यूरेंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। प्लांट वायरस के अलावा डीएनए सभी जीवों में पाया जाता है। जो प्लांट्स वायरस होते हैं, प्लांट्स में जो वायरस होते हैं उनके अलावा डीएनए सभी जीवों में पाया जाता है। यूकैरियोट्स में डीएनए कोशिका के केंद्र में निहित रहता है। ठीक है, डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। हिस्टोन प्रोटीन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट बिल्कुल, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर कुंडलित होकर। कैसे कुंडलित होगा? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव है और डीएनए नेगेटिव, तो विपरीत जब आवेश होते हैं तो अट्रैक्शन होता है। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर कुंडलित होकर केंद्रक में संघनित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? ये संघनित जो अवस्था ये जो बनाता है संघनित अवस्था, इसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर डीएनए के अलावा साइटोसोलिक डीएनए भी पाया जाता है। साइटोसोलिक डीएनए क्या होता है? जो साइटोसोल में पाया जाता है या फिर जीव द्रव्य में पाया जाता है वो डीएनए। ठीक है, साइटोसोलिक डीएनए क्या होता है? ये साइटोसोलिक डीएनए प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स के कुछ कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में अनावृत कुंडलित अवस्था में रहता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, उसमें बताया था सेल बायोलॉजी में कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और अगर आपको फिर से देखना है तो फर्स्ट ईयर के जो वीडियो हैं उनमें आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, इनमें जो अनावृत कुंडलित मतलब साइटोसोल में ये फ्री रहता है, कुंडलित नहीं रहता।
ये जब कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर जब पाया जाता है तो केंद्रक में ये संघनित हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है तो ये अनावृत कुंडलित होता है, साइटोसोल में फ्री होता है, ये कुंडलित नहीं होता, ठीक है, इस पर कोई आवरण नहीं पाया जाता। अब हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ डीएनए। तो अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल नेचर। सबसे पहले बायोलॉजिकल नेचर में हम इसको समझने के लिए पढ़ेंगे सेल थ्योरी, ठीक है। अब सेल थ्योरी को पढ़ने के लिए देखिए, स्लीडन एवं स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है जिसका उद्भव पूर्ववर्ती कोशिकाओं के माध्यम से होता है, ठीक है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है जब कोशिका विभाजन होती है तब। देखिए सेल डिवीजन होता है तब क्या बनती है, एक नई कोशिका बनती है, ठीक है। इसके आगे एक गैमेट सेल, इसको समझने के लिए देखिए गैमेट सेल, ठीक है। गैमेट सेल दो तरीके की होती हैं, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। दोनों हैप्लॉइड होती है, मतलब सिंगल होती है, एन बोलते हैं इनको। इसके बाद इसमें 50% मेल डीएनए पाया जाता है और फीमेल में 50% फीमेल डीएनए। जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, जाइगोट, जो कि कैसा होता है 2n, ठीक है, जिसमें 50% मेल के सिम्टम्स होते हैं और 50% फीमेल के, ठीक है। इसके बाद में अगली थ्योरी आती है क्रोमोसोम थ्योरी। क्रोमोसोम थ्योरी में क्या है, ये दी थी सटन व बोवेरी ने। इनके अनुसार क्रोमोसोम वंशागति का भौतिक आधार है। क्रोमोसोम पर जैविक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन उपस्थित रहती है। क्रोमोसोम पर जीन एमिनो एसिड का निर्माण करती है और एमिनो एसिड में प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन से सारी फंक्शनिंग होती है, ठीक है। डीएनए इमॉर्टल में शाश्वत या अजर अमर होता है। डीएनए अजर अमर होता है, इसका क्या मतलब है, जैसे कि किसी भी दादा परदादा का गुणसूत्र, उसके जो भी लक्षण हैं वो पोते पड़पोते तक आते हैं, मतलब एक जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दादा के लक्षण पोते में आ रहे हैं, पड़पोते में आ रहे हैं, तो वो होता है कि कुछ जो गुणसूत्र हैं उसके, वो कुछ गुणसूत्र उसके प्रोटीन में आए हैं, मतलब जो जीन है वो आई है, एमिनो एसिड से जब प्रोटीन बना है तो इसमें आने के बाद ये फंक्शनिंग, मतलब फिर ये प्रोटीन के द्वारा फिर ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, डीएनए अजर अमर होता है। डीएनए में रेप्लिकेशन पाया जाता है, अपना जैसा दूसरा रज्जुक तैयार कर लेते हैं। इसका मतलब है डीएनए का एक रज्जुक टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। टेम्पलेट मतलब ये जो रज्जुक है ये अपने जो जीन्स होते हैं, कोड होते हैं, उनको पढ़ के और दूसरा रज्जुक तैयार कर लेता है और एक संपूर्ण ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए और आरएनए का ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन के बाद में एमिनो एसिड्स बनते हैं और एमिनो एसिड्स से मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन बनती है, ठीक है। ये रेप्लिकेशन के द्वारा बनता है और उसके बाद में इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में एमआरएनए आरएनए बनता है और फिर ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन से एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। आगे देखते हैं हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको सिद्ध करने के लिए ये हो गई थी बायोलॉजिकल नेचर था ये। अब बायोलॉजिकल नेचर को प्रूव करने के लिए कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या फिर प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है, इसके लिए कुछ सिद्धांत दिए गए या कुछ प्रैक्टिकल किए गए, जो देखिए। एक था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जीवाणु स्थानांतरण। इसके बारे में पहले मैं बता देती हूँ। इसमें ग्रिफिथ के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें चूहे में कुछ वायरस, अलग अलग प्रकार के 2 वायरस इंजेक्ट किए गए और उनके लक्षणों को अच्छे से पढ़ा गया और फिर ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ है या फिर डीएनए। अब देखिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रिफिथ ने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया जिससे आनुवांशिक पदार्थ की पुष्टि हो सके। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन, ये हमें कंक्लूजन निकालना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या
प्रोटीन। ओके, इसके बाद में देखते हैं अब इसने किसके ऊपर किया ये एक्सपेरिमेंट, न्यूमोनिया रोग कारक में। तो ये क्या है न्यूमोनिया रोग कारक, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, अब इसके दो ये लिए गए जिनमें से R सेकेंड लिया एक और एक S थर्ड लिया। ठीक है, R सेकेंड है ये रफ होता है और ये स्मूदी होता है, ये एवायरुलेंट होता है और ये वायरुलेंट होता है। एवायरुलेंट मीन्स अरोगकारी, ये रोग नहीं फैलाता, और ये होता है वायरुलेंट, ये होता है रोगकारी। ठीक है, इसके बाद में जब S3 को चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर गया। ठीक है, लेकिन जब R सेकेंड को चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहा जिंदा रहा। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने देखा कि जो S3 था उसको हीट किल्ड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको गर्म किया गया। ठीक है, उसके बाद में चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा जीवित था। ठीक है, इसके बाद में जब हीट किल्ड S3 और R सेकेंड को इंजेक्ट किया एक साथ, जब इंजेक्ट किया चूहे में तो चूहा मर गया। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि S3 के अंदर कोई ऐसा कारक है जो R सेकेंड को S3 में परिवर्तित कर रहा है, इसलिए चूहे की मृत्यु हो रही है। इससे भी कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं निकला कि क्या DNA आनुवंशिक पदार्थ है या फिर प्रोटीन। इसके लिए फिर इसके आगे एवेरी, मैक्लिमोइड व मैककार्पी ने एक प्रयोग किया। इन्होंने बताया कि जब हीट किल्ड S3 में क्या क्या होते हैं, हीट किल्ड S3 को DNA, RNA, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इन सब के साथ अलग अलग तरीके से यानी अलग अलग करके और फिर इनको इंजेक्ट करवाया गया। तब देखिए अलग अलग करवाया गया, यानी कि 1 by 1 मिक्स विद R सेकेंड। ठीक है, जो हीट किल्ड S3 था उसके जो DNA, RNA, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ थे, उन सबको 1 by 1 मिक्स किया किसके साथ, R सेकेंड के साथ। DNA प्लस R सेकेंड, R सेकेंड के कुछ बैक्टीरिया जो सबसे लास्ट में था, जब जो ये DNA, RNA, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ये सब निष्क्रिय रहे, लेकिन जब DNA को R सेकेंड के साथ क्रिया करवाई गई या इंजेक्ट करवाया गया, ये क्रिया करवाई गई, तो उसके बाद में R सेकेंड के कुछ बैक्टीरिया S3 में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जब R सेकेंड के कुछ बैक्टीरिया S3 में कन्वर्ट हो गए तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि S3 जो R सेकेंड में रूपांतरित हो रहा है, इसमें DNA ऐसा रसायन है जो ट्रांसफॉर्मेशन को घटित कर रहा है। ठीक है, आगे एक और प्रयोग किया गया इसको ही समझने के लिए, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन, जीवाणुभोजी संक्रमण। ठीक है, इसमें वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरियालाइसिस होता है इसका, और फिर नए जीवाणुभोजी बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, ये है बैक्टीरिया, वायरस हो गया। हर्शे व चेस ने इसमें बताया कि जो T2 बैक्टीरिया फेज को ग्रो करवाया गया, तो कैसे करवाया, एक S35 में और एक P32 में। ठीक है, इसको इन्फेक्ट किया ई कोलाई में। ठीक है, T2 बैक्टीरिया फेज को ग्रो करवाया, कैसे कल्चर में करवाया, एक S35 में करवाया और एक P32 में कल्चर करवाया। ठीक है, तो इनको फिर इन्फेक्ट किया ई कोलाई इससे फिर ई कोलाई को इन्फेक्ट किया। एक इसमें देखिए, ये सेंट्रिफिकेशन होता है इसका, इसमें भी सेंट्रिफिकेशन होता है। सेंट्रिफिकेशन होता क्या है, सेंट्रिफिकेशन होता है वायरस और बैक्टीरिया के कण जब अलग अलग हो जाते हैं। पहले इनको इन्फेक्ट किया ई कोलाई से दोनों को, उसके बाद में जब इनको अलग किया गया तो क्या होता है कि जो S35 है वो लिबरेटेड होता है, और जो ये है
S35 और ये जो ई कोलाई है वो इन लैबोरेटरी होता है, ठीक है। उसके बाद में सॉरी ये P32 है, सॉरी, है ना। इसके बाद में जब हम पढ़ते हैं तो ये है S35 और ये है P32। जब हम P32 को सेंट्रीफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, S35 में इनलैबोरेटेड होता है और ये लैबोरेटेड होता है। इसका मतलब क्या होता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो DNA है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे आगे अब हम पढ़ेंगे, ये हो गई है हमारी बायोलॉजिकल नेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल नेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।